हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द अनसिंकेबल शिप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड रेड अबाउट नेचुरल कैलामिटी? तो क्या आपने नेचुरल कैलामिटीज के बारे में सुना या पढ़ा है? तो नेचुरल कैलामिटीज क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक है, बाढ़ है, सुनामी है, हरिकेन्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है। तो ये सब जो नेचर की वजह से जो आपदाएं आ रही हैं उन्हें नेचुरल कैलामिटीज कहा जाता है। तो हाँ, मैंने जो है इन चीजों के बारे में सुना है। They cause destruction and remind us of nature's power. What are the different possibilities in a long journey? लंबी यात्राओं में क्या क्या हो सकता है? In a long journey, many things can happen, such as meeting new people, facing challenges, discovering new places, and experiencing unexpected delays or adventures. तो अगर हम किसी लंबी यात्रा पे जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? हम नए लोगों से मिलेंगे, कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, हम नई नई जगह को ढूंढेंगे, हमें दिखाई देंगी नई नई जगह, नई नई चीजें जो है हम एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जो है डिलेज भी हो सकते हैं, भाई कहीं ट्रैफिक हो जाए, कहीं पे जो है प्लेन खराब हो गया तो उड़ नहीं रहा है। तो बहुत बहुत कुछ जो है वो हो सकता है लंबी यात्राओं में। डू यू नो द सी वॉयजेस? क्या आपको समुद्री यात्रा के बारे में पता है? यस, सी वॉयजेस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग ऑन वाटर यूजिंग शिप्स और बोट्स। हाउ इज द जर्नी इन द सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर? A journey by sea is different because it involves water instead of roads or air. It can be slower, more serene, and sometimes unpredictable due to weather. Why should we have alternatives in the journey? Alternatives are important because things don't always go as planned. Delays, accidents, or bad weather can happen, so having a backup plan ensures safety and helps us reach our destination without major problems. Next है, read the lines given below. Imagine yourself in the situation and answer the questions based on your imagination. तो ये जो लाइंस है ये आपको पढ़नी है और आपको इमेजिन करना है कि आप इस सिचुएशन में हो, फिर आपको जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सिचुएशन क्या है? गेम्स की प्रैक्टिस के बाद जो है मेरे दोस्त और मैं जो है हम सबको भूख लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है स्नैक्स खाने जो है थर्ड फ्लोर पे जाएंगे एक बड़े से मॉल में। तो एक बड़ा सा मॉल था पास में जिसमें थर्ड फ्लोर पे जो है स्नैक्स के आउटलेट थे, तो वहां पे हम लोग जाएंगे। Just as we paid our bill and we were about to leave, there was a ear-shattering blast. जैसे ही हम जो है अपना बिल पे करके वहां से जाने वाले थे, वैसे ही जो है हमने एक बहुत भयंकर ब्लास्ट की आवाज सुनी कि कान को फाड़ दे, इतनी तेज आवाज थी। A loud explosion on the first floor. जो पहली फ्लोर थी उस पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। तो हम लोग कौन सी फ्लोर पे हैं? थर्ड फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है बहुत बड़ा कोई धमाका हुआ है। वॉट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन? तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं एकदम से जो है डर गई और शॉक में आ गई। आई फ्रोज फॉर अ मोमेंट एंड ट्राइड टू फिगर आउट व्हाट हैड हैपेंड, देन आई इमीडिएटली थॉट अबाउट एस्केपिंग सेफली। हाउ डिड द पब्लिक पैनिक? द पब्लिक स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो लोग थे वहां पे वो जो है एकदम से चिल्लाने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। Some people were pushing and shoving to get to the exits. कुछ लोग जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और जो है धक्का दे के जो है एग्जिट के पास जाना चाह रहे थे कि कैसे भी करके जो है दरवाजे से बाहर निकल जाएं। While others were crying or trying to call their loved ones. और जो बाकी के लोग थे वो सब रो रहे थे या फिर जो है वो अपने घर वालों को कॉल करने का ट्राई कर रहे थे। What did some alert sensible people do? तो वहां पे जो कुछ अलर्ट और सेंसिबल लोग थे वो क्या कर रहे थे? तो कुछ अलर्ट जो लोग थे वो जो है बाकी लोगों की मदद कर रहे थे उन्हें शांत करने में, और फिर उन्हें जो है रास्ता दिखा रहे थे कि इमरजेंसी एग्जिट्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो ट्राई कर रहे थे कि लोग जो है एक ही रास्ते पे जो है भीड़ भाड़ ना करें, वरना अगर एक ही रास्ते पे जो है सब लोग आ जाएंगे, भीड़ भाड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की होगी, तो फिर वहां पे जो है स्टैम्पीड हो जाएगा, राइट? यानी वहां पे जो है भगदड़ मच जाएगी और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। What was the damage and danger? The blast caused a fire on the first floor and debris fell everywhere. तो ब्लास्ट की वजह से जो है जो पहली फ्लोर थी उस पे आग लग गई थी और सब जगह जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है वो फैल गए थे, राइट? जब ब्लास्ट हुआ तो हर जगह से जो है जो भी दीवार जो भी टूटी होगी या फिर दुकान जो टूटी होगी, शीशे वगैरह होंगे, ये सब जो है इनके टुकड़े जो है वो सब जगह फैल गए थे।
The smoke made it hard to breathe and there was a risk of the building collapsing. जो धुआं था उसकी वजह से जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ये भी रिस्क था कि बिल्डिंग ही पूरी तरह से जो है ढह ना जाए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ है राइट, तो बिल्डिंग भी गिर सकती है, इसका भी डर था। Who came to the rescue? बचाने कौन कौन आया? फायर फाइटर्स, पुलिस एंड पैरामेडिक्स अराइव्ड क्विकली। तो फायर फाइटर्स आए जो आग बुझाते हैं वो, पुलिस आई और पैरामेडिक्स यानी जो एम्बुलेंस होती है वो सब लोग एकदम से आ गए। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द फायर, इवैक्यूएटिंग पीपल एंड ट्रीटिंग द इंजर्ड। इन सब ने जो है आग रोकने की कोशिश की, लोगों को वहां से निकालना स्टार्ट किया और जिन लोगों को चोट लग गई थी उनका इलाज किया। How many were injured and killed? Many people were injured due to the explosion and the rush to escape. Sadly, a few lives were lost, but the exact numbers would be known only after the rescue operations. तो बहुत सारे लोगों को जो है चोट लग गई एक्सप्लोजन की वजह से, एंड बहुत से लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे उस वजह से भी। तो कुछ लोगों की जान तो गई, बट एग्जैक्ट नंबर हमें तभी पता चलेगा जब जो है सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी जो है रेस्क्यू चल रहा है तो हमें पता नहीं है कितने लोग मरे। What effect did the incident leave on your mind? The incident left me feeling shaken and scared. तो ये जो घटना थी इसकी वजह से जो है मैं बिल्कुल घबरा गई थी और डर गई थी। It made me realize how unpredictable life is. इससे जो है मुझे ये बात रियलाइज हुई कि लाइफ जो है वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, यानी हमें नहीं पता अगले मोमेंट में क्या हो जाएगा। I also felt grateful for the rescue workers and learned the importance of staying calm during emergencies. मैंने ये भी जो है देखा, जो है मुझे बहुत उसकी फीलिंग आई थैंक्स की कि जो इन लोगों ने जो है हमारी जान बचाई, जो रेस्क्यू वर्कर्स थे, फायर फाइटर्स है, पुलिस है और पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए जो है मेरे दिल में जो है बहुत ही कृतज्ञता आई। और मैंने ये भी सीखा कि अगर जो है कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो उसमें जो है हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करें, एकदम से जो है घबरा के कुछ भी ना करें, शांत रहें हम। नाउ नेक्स्ट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ पे अनसिंकेबल में अन जो है वो प्रीफिक्स है। सफिक्स होता है जो एंड में आता है। तो यहाँ पे एबल जो है वो सफिक्स है। और यहाँ पे जो बेस वर्ड है, जो रूट वर्ड है वो क्या है? सिंक। तो सिंक के आगे अन लगा हुआ है और एंड में एबल लगा हुआ है, एंड वर्ड क्या बन गया? अनसिंकेबल। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही वर्ड्स दिए हैं, इनके आपको रूट वर्ड्स लिखने हैं। तो अनकंफर्टेबल का रूट वर्ड है कंफर्ट, इसके आगे लगा हुआ है प्रीफिक्स अन और एंड में सफिक्स लगा हुआ है एबल। अनहैप्पीनेस में रूट वर्ड है हैप्पी, अन जो है वो प्रीफिक्स है और नेस जो है वो सफिक्स है। इनसिक्योरिटी में रूट वर्ड है सिक्योर। इनएक्यूरेसी में एक्यूरेट। इंडिपेंडेंस में रूट वर्ड है डिपेंड। ईमेलर में रूट वर्ड है मेल। अनलूजन में रूट वर्ड है लूज एंड डिसेबिलिटी में रूट वर्ड है एबल। डिसअपियरेंस में रूट वर्ड है अपीयर। अनफ्रेंडली में रूट वर्ड है फ्रेंड। इंटरैक्टिव में रूट वर्ड है एक्ट। यहाँ पे आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो है इंटर और जो एंड में सफिक्स लगा हुआ है वो है इफ। मिसअंडरस्टैंडिंग में रूट वर्ड है अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मिस जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और जो आईएनजी है वो हमारा सफिक्स है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। हमें जो है खाली रूट वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो है हमें ये प्रीफिक्स दिए हुए हैं, हमें इनसे वर्ड्स लिखने हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं। तो एंटी से क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक है, एंटी सोशल है, ये दोनों जो है एंटी से प्रीफिक्स वर्ड हैं। डिस से हम कर सकते हैं डिसअग्री, डिसअपियर, डिसअपॉइंट। नॉन से हो सकता है नॉनसेंस, नॉन स्टॉप। आर से हो सकता है रीबिल्ड या फिर रीवाइट। और भी बहुत से वर्ड्स हैं, आप कोई भी जो है यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी जो है आपको इन प्रीफिक्सेस से मिल जाए। नेक्स्ट हमें जो है इन सफिक्सेस से दो दो वर्ड्स लिखने हैं। सफिक्सेस क्या होते हैं? जो वर्ड्स के एंड में आते हैं। तो अगर मैं ब्यूटी के आगे फुल लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। केयर के आगे फुल लगा दिया तो केयरफुल। और यही जो है अगर हम आगे कुछ लगा रहे हैं स्टार्टिंग में तो वो क्या होता है? प्रीफिक्स। हम यहाँ पे फुल जो है एंड में लगा रहे हैं तो ये है सफिक्स। तो जो वर्ड के एंड में ऐड होता है वो होता है सफिक्स और जो वर्ड की बिगनिंग में ऐड होता है वो होता है प्रीफिक्स। याद रखना है, ओके।
OUS जो है, अगर हम ये सफिक्स लगाएं तो क्या वर्ड बन सकते हैं? डेंजरस, डेंजर के आगे लगा दिया डेंजरस। फेम के आगे लगा दिया फेमस। होपलेस में जो है, होप के एंड में जो है हमने लेस लगा दिया तो होपलेस। फियर के एंड में लगाया तो फियरलेस। क्विक के एंड में ली लगाया तो LY क्विकली। स्लो के एंड में स्लोली। तो ये जो है इन सफिक्सेस से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो है आपको आपके चैप्टर में से 6 वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं जिसमें सफिक्सेस हैं, और फिर वो जो सफिक्स है उसे अंडरलाइन करना है। तो फ्लोटिंग है, फ्लोट के आगे ING लगाया है फ्लोटिंग, तो ING जो है वो सफिक्स है। ड्राउंड में ED जो है वो सफिक्स है, रूट वर्ड है ड्राउन। ब्रेव में, ब्रेवरी में ब्रेव है रूट वर्ड और RY लगा के ब्रेवरी हो गया है। कंफर्टेबल में कंफर्ट जो है वो रूट वर्ड है, ABLE हमने लगाया है सफिक्स, कंफर्टेबल हो गया है। रैपिड के आगे LY लगाया रैपिडली। वैनिश के आगे ED लगाया तो वैनिश्ड। तो ये सारे जो हैं ये सफिक्स हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। नाउ कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब इंग्लिश में जो है हम दो वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बना दें जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो, तो वो हो जाता है कंपाउंड वर्ड। नाउ कुछ कंपाउंड वर्ड्स तो जो है आप एक साथ ऐसे लिख सकते हो, जैसे एवरीथिंग है तो एवरी और थिंग को मिला के जो है हमने एवरीथिंग बनाया और इसे हम ऐसे साथ में लिख रहे हैं जॉइंट। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड वर्ड्स जिसमें हम हाइफन लगाते हैं, जैसे लाइफ हाइफन स्किल्स, लाइफ स्किल्स। ये एक वर्ड है बट बीच में हमने हाइफन लगाया है। तो कंपाउंड वर्ड्स जो है आपको आपके चैप्टर में कौन कौन से यूज हुए हैं वो लिखने हैं। तो कौन से हैं? लाइफ बोट्स है, आइस कोल्ड है, रेडियो ऑपरेटर है, स्टेयर केसेस है एंड शिपरेक है। ये सारे जो है कंपाउंड वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में यूज हुए हैं। व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन? टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज, विशाल। How many passengers did Titanic carry? It carried more than 2000 passengers. Why were the passengers on Titanic proud? क्यों थे वो लोग प्राउड? वो इसलिए प्राउड थे क्योंकि वो दुनिया की जो बेस्ट और सबसे अच्छी जो लग्जरी शिप थी उसमें ट्रैवल कर रहे थे। Why did people call Titanic an unsinkable ship? It was called unsinkable ship because it was built with strong materials and was believed to be the safest ship, so much so that only a few lifeboats were placed on board. What did Carpathia's crew find? Carpathia's crew found the lifeboats carrying survivors, chairs, and pieces of wood floating on the water. Who was the director of the film based on the Titanic's maiden voyage? The director of the film was James Cameron. Where did the scientists find Titanic? Scientists found the Titanic lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4000 meters. नेक्स्ट आपको 4 लोगों का ग्रुप बना के डिस्कस करना है ये सारी चीजें। तो पहला है रीजन क्या था टाइटैनिक के डूबने का। तो टाइटैनिक के डूबने का रीजन था, एक तो वो जहाज जो है एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था जिसकी वजह से उसके साइड में होल्स हो गए थे। दूसरा था कि पानी जो है बहुत तेजी से जो है नीचे के लेवल्स पे भरने लगा। तीसरा था जो शिप का डायरेक्शन जो चेंज कर रहे थे वो लोग, कि वो आइसबर्ग से टकराए नहीं, उसमें बहुत टाइम लगा, तो वो एकदम से जो है डायरेक्शन नहीं चेंज हो पाया, वो स्लोली हुआ। और चौथा रीजन था देयर वर नॉट इनफ लाइफ बोट्स टू इवैक्यूएट ऑल पैसेंजर्स। उसमें इतने ज्यादा लाइफ बोट्स थे ही नहीं कि सारे पैसेंजर्स को बचाया जा सके। जो लाइफ बोट्स थे वो बस कुछ ही पैसेंजर के लायक थे कि उसमें 400-500 आ जाएंगे, उसके अलावा जो बचे हुए पैसेंजर्स हैं उनके लिए कोई लाइफ बोट नहीं थी। इफेक्ट्स ऑफ द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, क्या जो है उसका परिणाम हुआ? अराउंड 1500 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 1500 लोग जो है करीब मर गए। न्यू रूल्स वर मेड टू एंश्योर शिप्स कैरीड इनफ लाइफ बोट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स। नए रूल्स बनाए गए जिससे जो है जो शिप्स होंगी उनमें जो है उतने लाइफ बोट्स होंगे जितने पैसेंजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। Ships were required to keep their radios on 24/7 for emergency communications. ये भी रूल बनाया गया कि जितने भी शिप्स हैं सबका जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो 24 घंटे चालू रहना चाहिए। The Titanic disaster became one of the most well-known maritime tragedies in history. It inspired books, films and research expeditions. नेक्स्ट आपको जो है जो भी वर्ड्स जो है आपके चैप्टर में सी से रिलेटेड यूज हुए हैं वो लिखने हैं।
बट उन्हें अल्फाबेटिकली लिखना है, यानी जो भी ABCD में अल्फाबेट पहले आता है उस हिसाब से आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्रू, डेक, आइसबर्ग, लाइफ बोट, ओशन, रेडियो, सेल, शिप, सबमरीन, वेव्स, ये सारे वर्ड्स जो है सी से रिलेटेड हैं और मैंने इन्हें अल्फाबेटिकली जो है अरेंज किया है। नेक्स्ट जो है सिमली की बात हो रही है। तो सिमली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो एज या फिर लाइक इस टाइप के वर्ड्स का यूज करके, तो वो होता है सिमिली। जैसे कि शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। वो जो जहाज था टाइटैनिक, वो उतना ऊंचा था जितनी की 15 माले की बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमने एज का यूज किया है कंपैरिजन के लिए। टाइटैनिक का कंपैरिजन हुआ है 15 स्टोरी के बिल्डिंग से। तो यहाँ पे जो है सिमली है, क्योंकि यहाँ पे एज हमने यूज किया है। अगर हम कभी भी कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज का और हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं एज या लाइक, तो वो होता है सिमली। तो ऐसे जो है आपको और 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं। द वेव्स वर एज हाई एज माउंटेन्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो जब तूफान आया तो जो समुद्र में लहरें थी वो उतनी ऊंची थी जैसे कि पहाड़ हो। तो यहाँ पे मैंने लहरों का कंपैरिजन पहाड़ से किया है और यहाँ पे एज का यूज किया है, तो सिमली है। द शिप वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। जो जहाज था वो इतना मजबूत था जैसे कि स्टील। द नाइट स्काई वॉज एज डार्क एज कोल। जो रात थी, अंधेरी रात थी, उसमें जो आसमान था वो इतना डार्क था जैसे कि कोयला हो। द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस। पानी इतना ठंडा था जैसे कि बर्फ। द सर्वाइवर्स वर एज ब्रेव एज लायंस। जो लोग बच गए थे वो उतने बहादुर थे जैसे कि शेर होता है। नेक्स्ट है द कारपैथिया वॉज टू लेट टू सेव देम। राइट 3 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। तो आपको जो है 3 और सेंटेंसेस बना के लिखने हैं जिसमें आप ऐसे यूज करोगे टू और टू, इन चीजों का यूज करोगे। तो कैसे हम लिख सकते हैं? द टाइटैनिक वॉज टू बिग टू टर्न क्विकली एंड अवॉइड द आइसबर्ग। टाइटैनिक जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा था कि वो इतनी जल्दी जो है टर्न नहीं कर पाया। The lifeboats were too few to save all the passengers. जो लाइफ बोट्स थी वो कुछ ज्यादा ही कम थी कि वो सारे पैसेंजर्स को बचा लेती, उतनी थी ही नहीं। The Carpathia was too far to reach the Titanic in time. Carpathia जो है कुछ ज्यादा ही दूर था कि वो जो है टाइम पे पहुंच ही नहीं सकता था टाइटैनिक को बचाने के लिए। Read again from 5th paragraph. Then came the night of 14th April. Up to 12th paragraph, the Carpathia was too late to save them. Mark the most important points. Using the points, make a summary of the incident in your own words. Using short, simple sentences. Write out the summary in 12 to 15 lines. तो यहाँ पे जो है आपको 5th पैराग्राफ से 12th पैराग्राफ तक रीड करना है और उसके बाद जो है आपको उस पैराग्राफ में क्या हुआ है, उन पैराग्राफ में 5th से लेकर 12th में उसकी समरी जो है 12 से 15 लाइन में बनानी है। समरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे क्या क्या हैं। उसके बाद जो है उन पॉइंट्स को यूज करके अपने वर्ड में आप उसका समरी यानी उसको शॉर्ट में लिखोगे कि क्या बताया गया है इन सारे पैराग्राफ्स में 5th से लेकर 12th में। तो यहाँ पे है समरी 5th पैराग्राफ से 12th पैराग्राफ में क्या हुआ है उसकी। On the night of April 14, 1912, the Titanic sailed across the Atlantic. The sky was clear and the sea was calm. Captain Smith was aware of icebergs and ordered a watchman to keep a lookout. At 11:40 p.m., a massive iceberg appeared in the ship's path. The Titanic scraped against it, causing holes along its side. Water flooded the lower decks, but most passengers remained unaware. By 12:15 a.m., Captain Smith sent distress signals. The nearby ship California did not receive the message because its radio was off. The Carpathia responded but was too far to arrive quickly. The crew lowered lifeboats, but there were not enough for everyone. By 2:20 a.m., the Titanic stood upright and then sank completely. Around 1,500 people died, while the Carpathia rescued about 700 survivors. This disaster led to new safety rules for ships, ensuring more lifeboats and 24-hour radio operation. नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का सेक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। ना पहला है सिंपल। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है।
नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो इंसान, वो चीज जो एक्शन कर रही है, द एंटिटी दैट परफॉर्म्स द एक्शन। तो कोई इंसान या जो भी चीज जो है सब्जेक्ट में एक्शन कर रही हो, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि जॉन एट द केक, जॉन ने केक खाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जॉन, राइट। केक खाने का एक्शन कौन कर रहा है? जॉन। तो जो भी एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट होता है जिसमें वर्ब होता है और साथ ही जो है वो आपको सब्जेक्ट की और इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एट जो है, राइट, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है। तो ये जो एट है, ये जॉन ने क्या किया? केक खाया, राइट। तो एट द केक, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इससे जो है आपको सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट, कि सब्जेक्ट जॉन है, वो क्या कर रहा है? उसने केक खाया। तो यहाँ पे एट द केक जो है प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज है, वो नाउन प्रोनाउन है या फिर नाउन फ्रेज है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो वर्ब में जो भी एक्शन हो रहा है, वो जिस चीज के ऊपर हो रहा है या जिस पे जो है एक्शन का फर्क पड़ रहा है, वो चीज होती है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये खाने का जो एक्शन है, ये किस चीज के ऊपर हुआ? केक के ऊपर, राइट। किसे खाया? केक को खाया। तो केक है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट, और जो है जिस फ्रेज में जो है वर्ब है और साथ ही सब्जेक्ट की और इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो होता है प्रेडिकेट। तो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होगा, बट उसमें अगर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है तो वो हो जाता है सिंपल सेंटेंस। एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी कोई सेंटेंस होता है उसमें प्रेडिकेट के साथ जो है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जरूर होगा। सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। जैसे कि शी वेंट होम, वो घर गई, राइट। तो यहाँ पे एक्शन किसने किया? शी ने किया। तो शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या एक्शन हुआ? वो घर गई। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो क्या है? वेंट होम। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ अ स्नेक, सुबह सुबह मेरे स्कूल के पास मैंने एक सांप देखा। तो एक्शन किसने किया? मैंने किया, मैंने सांप देखा, राइट। एक्शन क्या था? सॉ अ स्नेक। तो यहाँ पे ये सॉ अ स्नेक हो गया प्रेडिकेट, आई है सब्जेक्ट, और सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, इसलिए ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ मेन क्लॉज क्या होता है? ये सेंटेंस देखिए, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वाज ओवर। यहाँ पे ये जो शी वेंट होम है, ये मेन क्लॉज है। क्यों है ये मेन क्लॉज? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। अगर आप इसके आगे ये मत लगाओ, आफ्टर स्कूल वाज ओवर, सिर्फ इतना लिख दो शी वेंट होम, राइट, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बन रहा है वो घर गई, समझ में आया, उसने क्या काम किया? घर गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, अपने आप में सेंस बना रहा है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया मेन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसे जो है मेन क्लॉज की जरूरत है कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए, अपने आप में वो सेंटेंस नहीं है, अपने आप में वो अधूरा है। जैसे कि आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, किसी से ये कहूं आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, तो इंसान कहेगा क्या? स्कूल खत्म होने के बाद क्या? इसका क्या मतलब है, राइट। ये अपने आप में सेंस नहीं बना रहा है। तो ये जो सेंटेंस है आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, ये जो क्लॉज है, इसे शी वेंट होम की जरूरत है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, तो इसलिए ये जो है ये कहलाता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर किसी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, ये द बॉयज फाउंड द बुक, लड़कों को किताब मिली। ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट, ये मेन क्लॉज है इस सेंटेंस का, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप इसके आगे कुछ नहीं लगाओ, द बॉयज फाउंड द बुक, सही है, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। अब इसके आगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? विच हैड बीन लॉस्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं विच हैड बीन लॉस्ट, तो ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं हुआ ना, क्या खो गई थी, किस चीज की बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, शी वेंट होम, यहाँ पे वो घर गई, सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओवर।
ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा थर्ड सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। नाउ कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। जैसे कि he finished his work and he left his office। उसने अपना काम फिनिश किया, कंप्लीट सेंटेंस है, राइट, मेन क्लॉज है ये, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे ही he left his office and he left his office, इसमें he left his office, वो अपना ऑफिस छोड़ के गया, ये भी कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यहाँ पे इन दोनों क्लॉज को आपस में एक दूसरे की जरूरत नहीं है सेंस बनाने के लिए, तो इसलिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत हमेशा होगी, एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट होगा जो मेन पे डिपेंड करेगा, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और वो जो है ज्वाइंट होंगे कोऑर्डिनेटर्स से, जैसे कि एंड है, बट है, सो और नॉर, इस टाइप के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे जो है वो कनेक्टेड होंगे। जैसे कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जो कि बट से जुड़े हुए हैं, तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटर से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं या कंपाउंड हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे इन्हें सॉल्व किया है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा दे फेल्ट सेफ, उन्हें सेफ लगा। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक सब्जेक्ट है दे और एक प्रेडिकेट है फेल्ट सेफ, उन्हें सेफ लगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कंजंक्शन या फिर डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है इसमें, राइट। सिंपल सी चीज है, दे फेल्ट सेफ, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस है कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय। नाउ ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे जो मेन क्लॉज है वो है कैप्टन स्मिथ न्यू, कैप्टन स्मिथ को पता था। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें पता था। आप ये बोलोगे सिंपल सेंटेंस है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। नाउ इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, कि वहां पे आइसबर्ग्स जो हैं आसपास हैं। तो ये जो है ये डिपेंडेंट है। अगर आप किसी से बस इतना कह दो दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, तो ये कंप्लीट नहीं है, इसे इस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज है कैप्टन स्मिथ न्यू एंड डिपेंडेंट क्लॉज है दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड है ही फॉट हार्ड टू स्टीयर बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। ये है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। पहला है he fought hard to steer एंड दूसरा है the ship changed direction slowly। दोनों जो है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इन्हें जिस कोऑर्डिनेटर ने जोड़ा है वो है but, तो इसलिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। उन्होंने जो है बहुत मेहनत की उसे टर्न कराने में, बट शिप का डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ। तो ये जो है दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसलिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। Most passengers heard nothing and they slept on। ये है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। पहला है most passengers heard nothing, ज्यादातर पैसेंजर्स ने कुछ नहीं सुना। they slept on, वो सोते रहे। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इन्हें जिस कोऑर्डिनेटर ने जोड़ा है वो है and, इसलिए ये है कंपाउंड सेंटेंस। द क्रू लोअर द लाइफ बोट्स, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। इसमें जो क्रू है वो है हमारा सब्जेक्ट, लोअर द लाइफ बोट्स जो है वो प्रेडिकेट है। उन्होंने जो है लाइफ बोट्स को नीचे पानी में उतारा। सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है दे आस्क्ड देम व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है दे आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स। तो इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक है डिपेंडेंट क्लॉज।
नेक्स्ट हमें बोला गया है कि चैप्टर में से जो है हमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल देने हैं दो दो। तो सिंपल सेंटेंस के दो एग्जाम्पल हैं, द क्रू लोअर्ड द लाइफ बोट्स, वाटर बिगैन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स। ये जो दोनों सेंटेंस हैं इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, इसलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिन्हें जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जोड़ते हैं, जैसे कि दैट, बिकॉज, व्हाई। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय। यहाँ पे कैप्टन स्मिथ न्यू जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय डिपेंडेंट है, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स। दे आस्क्ड व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। डिपेंडेंट क्लॉज है व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनको जो कोऑर्डिनेट, जो कंजंक्शंस जोड़ते हैं वो है दैट, बिकॉज, व्हाई। थर्ड है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ कंपाउंड सेंटेंसेस में आप अगर इस चीज का ध्यान दो, इन्हें जनरली जो जोड़ेंगे दो क्लॉजेस को वो होंगे कोऑर्डिनेटर्स एंड, बट या सो, इस टाइप के कोऑर्डिनेटर्स जो है इन्हें जोड़ेंगे। तो अगर आपको सेंटेंसेस में इस टाइप के कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहे हैं बीच में, तो ये हो जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ही फॉट हार्ड टू स्टीयर बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ही फॉट हार्ड टू स्टीयर एंड द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। जो कोऑर्डिनेटर है वो है but. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. and the ship's crew found the lifeboats. यहाँ पे and जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, the Carpathia arrived at 3:40 a.m. and second one is the ship's crew found the lifeboats. तो ये हैं हमारे दो एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंसेस के। Next, let's do questions that are written on the margin of chapter. तो पहला क्वेश्चन है, why was the Titanic so called? The Titanic was named because of its huge size and grand design. The word Titanic itself means huge. What facilities were available on the ship? The Titanic was like a floating town. It had grand staircases, dining rooms, shops, swimming pools, and luxurious rooms, making it one of the most lavish ships of its time. What made the man turn cold with fright? The lookout man saw a huge iceberg directly in the path of the Titanic at 11:40 p.m. on 14th April. The sight of the iceberg made him cold with fear as he realized the danger. What was the damage caused to the ship? The iceberg scraped the side of the Titanic, cutting holes along its side. Water began flooding the lower decks, making it impossible to stop the sinking. Why were the passengers in grave danger? The Titanic had more than 2,000 passengers, but there were not enough lifeboats, only enough for a few hundred. As the ship tilted and sank, many were left with no escape and had to jump into the freezing Atlantic waters. Why could Carpathia not do much to save more lives? The Carpathia was too far away and took over 3 hours to reach the Titanic. By the time it arrived at 3:40 a.m., most people in the icy water had already drowned or died from the cold. What two compulsions were laid down for all ships in 1913? After the Titanic disaster, new safety rules were introduced in 1913. All ships must have enough lifeboats for everyone on board, and ship radios must be kept on and working 24 hours a day for emergency communication. How far had the Titanic sunk? The wreck of the Titanic was found in 1985, lying in two pieces at the bottom of the Atlantic Ocean at a depth of around 4,000 meters, 13,000 feet deep. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.